मम्मा, एक समोसा दादी माँ को भी दे आऊँ? तुझे कितनी बार बोला है कि ये उस बुढ़िया के लिए नहीं बनाए मैंने। चुपचाप खा ले, वरना तुझे उस बुढ़िया के साथ कमरे में बंद कर दूंगी। मम्मी का इस तरह गुस्सा देखकर बेचारी मुनिया चुपचाप खाना खाने लगी। इस घर में दादी माँ के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वह हमेशा अपनी दादी के साथ खेलती थी। पापा की इकलौती संतान होने के कारण दादी माँ के अलावा और कोई नहीं था जो उसके साथ खेल सके। पर सालू हमेशा उसे अपनी सास के पास जाने से रोकती थी, क्योंकि उसका मानना था कि वह एक अभागन है जिसने उसकी पहली संतान बेटे को निगल लिया। विनोद आज दुकान से जल्दी ही आने वाले थे, क्योंकि आज शालू का जन्मदिन था। इसलिए शालू ने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी, बस विनोद का इंतजार था। शाम को एक छोटी सी पार्टी भी रखी थी, जिसमें शालू ने अपनी कई सहेलियों को इनवाइट किया था। शालू खाना खाकर अपनी सास के लिए थोड़ी सी दाल व दो सूखी रोटी मुनिया के हाथों भिजवा दी। मुनिया खाना लेकर दादी माँ के कमरे में गई। दादी माँ, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, लो खा लो। आओ मेरी रानी बेटी, मेरी गोद में बैठो। नहीं दादी माँ, मम्मी ने मना किया है कि उस बुढ़िया की गोद में नहीं बैठना। अगर मम्मा ने देख लिया तो मम्मा मुझे खाना नहीं देगी। और पता है दादी माँ, आज मम्मा ने समोसे बनाए हैं। पर बेटा, तुम मेरे लिए तो समोसे लेकर नहीं आई, और ये रोटी कितनी रूखी है, खाई भी नहीं जा रही। दादी माँ, मम्मी ने मना कर दिया कि समोसे उसकी सहेलियों के लिए हैं, इसलिए नहीं दिए। तुमने समोसे खाए क्या? कैसे बने थे? बहुत स्वादिष्ट बने थे दादी माँ। मुनिया के मुख से ये बात सुनकर बुढ़िया के मुंह में पानी आ गया। मुनिया बेटा, अब समोसे और कितने बचे हैं? बहुत बहुत बचे हैं दादी माँ, अभी तो। दादी माँ, मैं देखती हूँ, अगर मम्मी किचन में नहीं हुई तो मैं आपके लिए एक समोसा ले आऊँगी। मुनिया बाहर निकल कर देखती है कि मम्मी तो अभी टीवी देखने में बिजी है। चुपके से किचन में घुस जाती है और धीरे से कढ़ाई में से एक समोसा लेकर अपने नन्हे हाथों में छुपाए अपनी दादी को लाकर देती है। बुढ़िया जैसे ही मुनिया के हाथों में समोसा देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। मुनिया जब ये सब देखती है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। दादी माँ, धीरे खाओ, नहीं तो गले में ही अटक जाएगा। बुढ़िया थोड़ी ही देर में समोसा चट जाती है। वास्तव में समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है बेटा, चुपके से एक और ले आओ, और खाने का मन कर रहा है अभी। नहीं दादी, मम्मी देख लेगी तो तुम्हें बहुत मारेगी और मुझे भी। अब मैं नहीं जाऊंगी दादी माँ। उसे पता था कि अगर मम्मी ने देख लिया तो उस दिन की तरह दादी को कई दिनों तक भूखा ही रहना पड़ेगा। बुढ़िया को अब रह रहकर उस समोसे का स्वाद याद आ रहा था। बेचारी उंगलियां चाटती रह गई। अब मैं जाती हूँ दादी माँ, नहीं तो मम्मा को पता चल जाएगा। अगर रात को समोसे और बचे तो मैं और ले आऊँगी। शालू टीवी देखते हुए, खाना खाया बुढ़िया ने? हाँ मम्मी, खा लिया। मम्मा, पापा नहीं आए अभी तक? नहीं आए, पर आते ही होंगे। मम्मा, आपने मेरे लिए पापा से क्या मंगवाया? तुम्हारे लिए इस बार एक बड़ी सी गुड़िया मंगवाई है, और दादी माँ के लिए कुछ नहीं। वैसे भी क्या ज़रूरत है उस बुढ़िया के लिए इतने पैसे खर्च करने की? वो देखो, तुम्हारे पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। विनोद ने मुन्निया को गोद में उठाते हुए, पता है हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए? गुड़िया, ये देखो, बिल्कुल तुम्हारे जैसी सुंदर, वे तुम्हारे जितनी बड़ी। लाओ, मैं इसे दादी माँ को दिखाकर आती हूँ। दादी माँ, ये देखो, पापा हमारे लिए गुड़िया लेकर आए। देखो कितनी सुंदर है। हाँ, ये तो वाकई में बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। ये लो शालू, तुमने जो मंगवाया था सब है। देख लो, कहीं कोई सामान छूट तो नहीं गया। और इसमें दो साड़ी हैं, एक तुम्हारे लिए और एक माँ के लिए। विनोद, माँ के लिए क्या ज़रूरत थी साड़ी की? उनके पास तो पहले से ही बहुत है, इसलिए फालतू की वस्तुओं में पैसे बर्बाद मत करो। शालू, तुम्हें पता है
आज हमारे पास जो कुछ है वह सब माँ का इकट्ठा किया हुआ है, पर हमारी भी एक लड़की है और हमें भी अपनी भविष्य के लिए धन की आवश्यकता है। अगर हम यूँ पैसे खर्च करेंगे तो कल को हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। और वैसे भी उस बुढ़िया को तो कहीं जाना नहीं, पूरे दिन घर में ही रहना है। शालू, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? वो मेरी माँ है, और अगर मानो तो तुम्हारी भी। वो मेरी माँ नहीं हो सकती। वह अभागन मेरे बेटे को निगल गई। खबरदार शालू, अगर और एक अपशब्द मेरी माँ के विषय में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा भी फैसला सुन लो विनोद, तुम या तो आज से इस घर में वो बुढ़िया रहेगी या मैं। तुम जा सकती हो। मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ को नहीं खो सकता। मैं भी नहीं रहना चाहता इस घर में अब। आओ मुनिया, चलते हैं, हम कभी वापस नहीं आएंगे अब इस घर में। नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना। आपके साथ मुझे दादी माँ के पास ही रहना है। तू भी उस बुढ़िया के साथ रह रहकर उसकी भाषा बोलने लगी तो ठीक है, जब शाम को मेरी याद आएगी तब देखना। मम्मा आप भी मत जाओ प्लीज़, मैं किसके साथ सोऊंगी फिर? अपने पापा के पास सोना। मैं जा रही हूँ अब। पापा रोको मम्मी को, नहीं तो वो चली जाएंगी। नहीं बेटा, उसे जाने दो, और अगर चाहो तो तुम भी जा सकते हो। नहीं, मैं दादी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। शालू गुस्से में घर से निकल जाती है और अपने मायके चली जाती है। शालू को गए आज 2 दिन हो गए। दादी माँ को जब ये पता चला तो उन्होंने 2 दिन से खाना पीना भी छोड़ दिया। शालू हमेशा उसे बुरा भला कहती, यहाँ तक कि खाना भी ढंग से नहीं देती। फिर भी उसकी सास उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र किया करती थी। उसे बहुत बुरा लगा और वह शालू के घर से जाने का सबसे बड़ा कारण अपने को मान रही थी। विनोद भी शालू के जाने से बहुत दुखी था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने कई बार शालू को फ़ोन ट्राई किया पर उसने नहीं उठाया। आज विनोद बालकनी में अकेला बैठा हुआ सोच रहा था कि अगर शालू ऐसा कैसे कर सकती है। उसने तो साची ने मरने का वादा किया था। और कुछ सोचते हुए विनोद अपने अतीत के आक्रोश में खो गया। उसे अपने वो कॉलेज वाले दिन याद आने लगे जब शालू उसे पहली बार मिली थी। कितनी अनजान व अजनबी थी वो। भोला मुख, हिरनी सी आंखें, वो उसका यूँ शांत स्वभाव, हमेशा दूसरों के लिए जीने वाली। पहली ही बार में विनोद उसमें इस तरह खोया कि उसने सबके सामने उसे प्रपोज कर दिया। और शालू भी उसके इस साहस को देखकर उसे ना नहीं बोल सकी। कितनी अच्छी थी वो जिंदगी। ना कोई गम था, ना कोई समस्या, और ना ही किसी का कोई दबाव। बिल्कुल स्वतंत्र, किसी आज़ाद पंछी की तरह, जिसकी ना कोई राह होती है और ना ही मंजिल। उसे अच्छी तरह याद है जब एक बार शालू के पापा ने उसे विनोद के साथ देख लिया। फिर भी उन्होंने उसकी पसंद को ज़्यादा महत्व दिया और दोनों की शादी कर दी। पर आज वह क्यों इतना असहाय हो गया था कि किसी शिकारी के बाणों द्वारा बिंदे पक्षी की तरह जमीन पर अनाथ पड़ा हो। पापा पापा, मम्मा का फ़ोन आया है, आपसे बात करने को बोला है। मुनिया की आवाज़ सुनकर वह अपने ख्वाबों से बाहर आया। मुनिया फ़ोन लिए खड़ी थी। विनोद ने फ़ोन उठाया तो सामने से शालू की आवाज़ आई। हेलो विनोद, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। विनोद, मुझे मुनिया चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। प्लीज़ मुझे मेरी बेटी दे दो। लौट आओ शालू अपने घर। देखो हम कब से इंतज़ार कर रही हैं तुम्हारा। मुनिया भी और हम भी, प्लीज़ लौट आओ। नहीं अजय, अब शायद ये संभव नहीं है। जब तक आपकी माँ उस घर में रहेगी तब तक मैं लौट कर नहीं आऊँगी। अब फैसला आपको करना है कि आप किसे चाहते हो, माँ को या मुझे। और मैं अपनी मुनिया को लेने आ रही हूँ। भेज दोगे ना मेरे साथ उसे? हाँ ले जाओ, अगर वह खुशी खुशी जाना चाहे। तुम्हारी भी बेटी है वो, तुम्हारे पास ज़्यादा खुश रहेगी। यह कहते कहते विनोद का गला रूंध गया।
शब्द पता नहीं कहाँ गुम हो गए। अब बहुत ज़्यादा टूट चुका था वो। वह कभी भी शालू से दूर नहीं रहना चाहता था और माँ को भी अपने से अलग होते नहीं देखना चाहता था। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी शाम होने जा रही थी जिसके बाद सदियों बाद भी कोई उजाला नज़र नहीं आ रहा था। अब उसे फैसला करना था कि उसे अपना भविष्य चाहिए या गुजरा अतीत। एक तरफ उसका अतीत लिए मुंह पर झुर्रियों व बेटे से कुछ अधूरी सी उम्मीदें लिए उसकी बूढ़ी माँ, व दूसरी ओर उसका अपाहिज भविष्य व उसकी प्यारी सी गुड़िया मुनिया को साथ लिए उसकी पत्नी। आखिर करता भी तो क्या करता वह? ना अकेली माँ उसे चाहिए, ना ही पत्नी। एक समय था जब उसकी ज़िंदगी में दूर दूर तक कोई गम का नाम भी नहीं था, पर पता नहीं किसकी नज़र लगी उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी को कि नरक से भी बदतर हो गई। अचानक वह उठा और माँ के कमरे की ओर बढ़ा। इससे पहले कि वह माँ से कुछ बोल पाता, माँ पहले बोल पड़ी। क्या हुआ बेटा? किसका फ़ोन था? शालू का फ़ोन था क्या? क्या वो वापस आ रही है? हाँ माँ, वापस आ रही है, पर रहने के लिए नहीं, हमेशा के लिए हमसे दूर होने और मुनिया को ले जाने के लिए। विनोद ने शालू के साथ हुई सारी बातें माँ को बता दी। बेचारी बुढ़िया, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी, कि उसे वृद्धाश्रम जाने तक की नौबत आ जाएगी। विनोद की बात सुनकर बेचारी खुद कुछ देर खामोश हो गई। अंत में फैसला किया कि वह वृद्धाश्रम चली जाएगी, लेकिन कभी भी विनोद और शालू को अलग नहीं होने देगी। माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर विनोद हक्का बक्का रह गया। ये क्या कह रही हो माँ तुम? अपना स्वयं का घर छोड़कर वृद्धाश्रम में जाओगे और एक अनाथ की जिंदगी जियोगे? मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। क्या आप शालू के लिए अपना घर छोड़कर जाओगे? अच्छा होता अगर मैंने आपके खिलाफ जाकर शालू से शादी ना की होती, तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। शालू तुम्हारी धर्म पत्नी है, तुम्हें उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और रही बात मेरी, तो मेरे पास तो अब बहुत कम समय बचा है जो वृद्धाश्रम में ही गुजार लूँगी। पर अभी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी शेष है। मेरे जाने के बाद सालू ही एकमात्र सहारा होगा तुम्हारा। और वैसे भी मैं कौन सा दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। जब कभी भी याद आए मेरी तो मिलने चले आना। आश्रम में हर सुविधा भी होगी वहाँ, नर्स, डॉक्टर, और तुम लोगों को भी कोई परेशानी नहीं होगी, और ना ही शालू को। माँ के बहुत ज़्यादा समझाने पर विनोद मान गया और माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया। दूसरे दिन माँ का सारा सामान पैक कर विनोद माँ को ना चाहते हुए भी उनकी जिद के कारण वृद्धाश्रम छोड़ आए। शालू को जब ये पता चला तो वह बहुत खुश हुई कि अब उसे उस घर में कोई समस्या नहीं होगी और वह अपने ससुराल वापस लौट आई। पर अब विनोद में वो पहली वाली बात नहीं रही गई। विनोद अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। वह बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा और बहुत ज़्यादा समय वह मौन ही रहा करता। शालू जिस खुशी की लालसा में यहाँ आई थी, वह उसे अब यहाँ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। विनोद हमेशा सुबह माँ से मिलने जाया करता था। वह जब भी उस वृद्धाश्रम से गुजरता था, माँ से मिलकर ही जाता। वृद्धाश्रम आने के बाद विनोद की माँ अचानक बीमार रहने लगी। डॉक्टर, नर्स सब बहुत परेशान हो गए, लेकिन विनोद की माँ के कहने पर किसी ने भी विनोद से इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि विनोद की माँ चाहती थी कि वह हमेशा खुश रहे। जब कई दिनों बाद भी तबीयत में सुधार नहीं हुआ, तो डॉक्टरों ने उन्हें एक बड़े हॉस्पिटल में चेकअप के लिए भेजा। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि उन्हें कैंसर है और ये बीमारी लगभग 2 वर्ष पहले से है। विनोद जब भी माँ से मिलने आता तो शालू को बहुत बुरा लगता। वह हमेशा उन्हें वहाँ जाने से रोका करती। वह कभी कभी मुनिया को भी साथ ले आया करता, जिससे शालू और भी ज़्यादा बिगड़ जाती। अब विनोद भी काम के दबाव के कारण कई दिनों बाद ही वहाँ जाया करता, पर उसे यह पता नहीं था कि उसकी माँ को कैंसर है। अब उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। एक बार विनोद कहीं जा रहा था, इसलिए उसे सोचा कि माँ से मिलकर चलते हैं, पर जैसे ही वह अंदर गया तो उसे माँ कहीं भी दिखाई नहीं दी। जब आसपास पूछा तो पता चला कि उनकी तबीयत बहुत खराब है और वह अस्पताल में भर्ती है।
जब वह हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। दवा के नशे में वह अजय को भी नहीं पहचान रही थी। डॉक्टर ने बताया कि अब उनकी ज़िंदगी के बहुत कम दिन बचे हैं। डॉक्टर ने विनोद को उसकी माँ की बीमारी के बारे में भी बता दिया। अचानक डॉक्टर के मुंह से ऐसी बात सुनकर जैसे उसे बहुत गहरा धक्का लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी में कभी ऐसा दिन भी आएगा जो उसे माँ से हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा। डॉक्टर, विनोद, पता है ये बहुत भयानक बीमारी है। अब तक इसका इलाज कुछ गिने चुने देशों में ही होता है, जहाँ इलाज करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है। पर अगर ये खुश रहे तो शायद कुछ ज़्यादा समय निकल सकता है, वरना अगर ये चिंता करती रही तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर, इन्हें खुश रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? विनोद, आप इसे अपने पास घर ले जाओ। घर छोड़कर ही इनकी तबीयत ज़्यादा डाउन हो गई। अगर आपके साथ रहेगी तो आप इनकी दवा दारू भी अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे से देखभाल करने से इनकी ज़िंदगी कुछ आसान हो जाएगी और आप इन्हें कल शाम तक घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर से सलाह लेकर विनोद घर की ओर चला। अब उसे एक ही इंसान दिखाई दे रहा था, वो थी शालू। उसे मनाना शायद उसके बस की बात नहीं थी। उसे अच्छी तरह पता था कि वह इसके लिए कभी नहीं मानेगी, पर अगर माँ को घर नहीं लाया गया तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। जब विनोद घर पहुंचा तो मुनिया भागकर उसके गोद में चढ़ गई। पापा, आज आप दादी के पास गए क्या? कैसी हैं वो? मेरी याद आती है उनको? हाँ बेटा, आपको बहुत याद कर रही थी और कल हम उन्हें फिर से घर ले आएंगे। सच्ची क्या पापा? हाँ सच्ची। विनोद जब शालू के पास गया तो वह खाना बना रही थी। कैसे हो शालू? मैं ठीक हूँ विनोद, आप ठीक हो ना? नहीं शालू, मैं ठीक नहीं हूँ। पता है, आज मैं मम्मा से मिलकर आया। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें कैंसर है। डॉक्टर ने बताया कि उनके पास 1-2 दिन का समय बचा है। डॉक्टर ने बताया कि अगर हम उन्हें घर ले आए तो उनके बाकी बचे दिन आसान हो जाएंगे। शालू, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम उन्हें घर ले आए? उनके पास बहुत कम समय बचा है। बस इस बार मान जाओ शालू, इसके बाद तुम जो कहोगी मैं करूँगा, पर इस बार मेरी बात मान लो प्लीज़। चलो ठीक है विनोद, अगर आप चाहते हो तो ले आओ, पर इसके बाद कभी मेरी कोई बात नहीं टालोगे। हाँ बिल्कुल शालू, मैं मानूंगा। शालू के मुख से ऐसी बात सुनकर विनोद को बहुत ज़्यादा अचरज हुआ। पर खैर, जो भी हो अच्छा ही होगा, ये सोचकर भगवान को धन्यवाद कहा। वह माँ को लाने के लिए सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह जल्दी उठकर वह मुनिया को साथ लेकर माँ को लाने चला। आज वह बहुत खुश था, अपने सब दुख दर्द भूल गया था। वह तो यह भी भूल गया था कि जल्दी उसकी माँ उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर अलविदा कह जाएगी। मुनिया को साथ लिए वह उस हॉस्पिटल में पहुंचा, पर जैसे ही वह माँ के कमरे की तरफ बढ़ा उसके होश उड़ गए। आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और आंखों में आंसुओं का समुंदर उमड़ आया। उसकी माँ अब तक उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर। प्यारी मुनिया को छोड़कर आज शालू की भी समस्या हल हो चुकी थी। अब वह कभी कभी भी अपना घर छोड़कर नहीं जाएगी। डॉक्टर ने बताया कि रात को उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और जोरदार खांसी के साथ रक्त स्राव भी होने लगा और देखते ही देखते उनकी सांसें उखड़ गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताना।